जय हिंद दोस्तों। एलडीसी टेस्ट नंबर 6 का इंग्लिश का डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल इंग्लिश 101 से। तो जो ये पहले दो क्वेश्चन है वो तो हमें पता चल रहा है देख के ही, एरर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इकोनॉमिकली वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड राउंड अस। देखो, जब हम कहते हैं ना हमारे चारों तरफ की दुनिया, तो अराउंड उसका मीनिंग होता है अराउंड अस। अराउंड अस चारों तरफ, तो उसका मीनिंग होता है अराउंड। राउंड का मतलब तो गोल होता है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, अराउंड। में इसको ब्लैक कर रेड कर लेता हूं। तो यहां पे इसका मतलब ये होना चाहिए अराउंड, राउंड की जगह, ठीक है ना। तो अपना आंसर जो है वो थर्ड में छुपा हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 102। टू चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रन, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। भाई टू है, चिल्ड्रन प्लूरल लगा दिया, ठीक है। ब्रदर एंड सिस्टर, देखो अब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं ये बात कि ये जो कॉमा है, ठीक है, ये जो कॉमा है, ठीक है ना। यदि आपने पेन ड्राइव में देखा होगा सारा ग्रामर का, वहां भी मैंने आपको बताया है कि जो कॉमा है ना, इसको, ये मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं है, इसको हटा दो। अब पढ़ो, द टू चिल्ड्रन वर, तो ठीक है। ऑन टू, कई बार क्या होता है यहाँ पे ये वॉज लिखा रहता है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि टू चिल्ड्रन तो वर आएगा। यदि होता चाइल्ड तो यहां वॉज आता, ठीक है ना। ब्रदर एंड सिस्टर को देख के कई बार स्टूडेंट क्या होता है, यहां पे सोचता है कि कभी मान लो ब्रदर सिस्टर की जगह ब्रदर होता तो वॉज लगा देता, ठीक है। तो कभी भी ये गलती मत करना, जब भी कॉमा दिख जाए ना तो उसको काट दो, वो मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं है। अब इसको देखो, ये प्लूरल है तो यहां प्लूरल आएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, तो अभी ये ठीक है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन टू दियर वे, देखो द टू चिल्ड्रन वर ऑन टू दियर वे। ऑन टू का क्या मतलब होता है, जब किसी चीज को आप उठा के किसी ऊपर के किसी चीज पर रखते हैं तो हम बोलते हैं ऑन टू। जैसे मैं कहूं अक्षय कुमार जंप ऑन टू द हॉर्स, है ना, हॉर्स पे जंप किया, बैठ गया और भागने लगा, तो उस केस में हम ऑन टू लेते हैं। जब ऊपर का भी सेंस आए और डेस्टिनेशन का भी साउंड आए, मतलब उसमें छुपा हुआ हो प्लस उसमें मोशन हो, गति हो, तो हम ऑन टू लगाते हैं। तो यहां पे ऑन आएगा, ऑन टू नहीं आएगा। ऑन दियर वे, द टू चिल्ड्रन वर ऑन दियर वे टू स्कूल, नो एरर। तो आपका जो एरर था वो ऑन में था, तो यहां सेकंड वाला ऑन आएगा, ऑन टू नहीं आएगा, ठीक है। ऑन टू कहां आएगा, जब किसी चीज को किसी ऊपर में रखे और गति हो, उसमें उठा के ऊपर रखे तो गति भी हो गया, उसमें मोशन हो गया, और उस केस में आप ऑन टू लगाओ, ठीक है। जैसे आई पुट द बुक ऑन टू द अपर रैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। फाइंडिंग द कॉमेडी रूटीन एक्सट्रीमली फनी। भाई कॉमेडी, ये कह रहा है कि द कॉमेडी रूटीन एक्सट्रीमली फनी, ये फाइंड करना एक्सट्रीमली फनी हो गया है, ठीक है, ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना। फिर क्या कहता है, द फैमिली लाफ्ड। अच्छा ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो अपने को फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है चार, क्या आएगा देखते हैं। द फैमिली लाफ्ड डैश अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द क्राउड। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि फैमिली बहुत तेज से हंसी होगी। तो बहुत तेज से हंसना, देखो लॉट मतलब बहुत होता है, तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। क्रेजी मतलब होता है पागलपना, तो ये भी नहीं आएगा। गफा और हिस्टेरिकली, इन दोनों का मतलब होता है बहुत मजे से हंसना, ठीक है ना। तो अब क्या लगाएं, गफा लगाएं या हिस्टेरिकली लगाएं। देखिए जो गफाव है ये एक नाउन है, और आपको ये एलवाई देख के ही पता चल जाएगा कि ये एडवर्ब है ना। जनरली एलवाई लगा रहता है तो क्या होता है, एडवर्ब। अब यहां पे आओ, लाफ्ड, भाई लाफ्ड के लिए लगेगा यहां पे, लाफ क्या है, वर्ब है, वर्ब के लिए क्या आता है, एडवर्ब आता है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, हिस्टेरिकली, बहुत तेज से वो लोग हंसे। समझे, क्वेश्चन को ऐसे दिमाग लगा के करना चाहिए। देखो यहां पे यदि कंफ्यूज होगा तो ये कंफ्यूज होगा कि भाई गनाव का भी मीनिंग, गफा का मीनिंग भी वही होता है, हिस्टेरिकली का भी वही होता है। लॉट और क्रेजी किसी सेंस में यहाँ आएगा नहीं। क्रेजी मीन्स तो पागलपना होता है, लॉट होता है अधिक, तो लॉट तो ऑफ के साथ आता है या लॉट्स ऑफ आता है, तो वो ये दोनों तो आप समझ जाएंगे कि ये नहीं आएगा, ठीक है। यदि किसी को नहीं आ रहा होगा, तुक्का मारेगा,
तो भी इस क्वेश्चन में जनरली वो हिस्टेरिकली ही लगाएगा, लाफ हिस्टेरिकली, लाफ गफा वैसे भी ठीक नहीं बैठ रहा। लेकिन यदि आप प्रॉपर ग्रामर की तरह करोगे तो गफाओ का मीनिंग तो नाउन होता है, हंसना, हंसी, और हिस्टेरिकली जो है वो एडवर्ब होता है, तो वो यहां पे वर्ब के लिए आएगा, तो एडवर्ब आएगा और हिस्टेरिकली आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। 104 द डिटेक्टिव्स एबिलिटी, डिटेक्टिव की जो एबिलिटी थी टू डैश, अब मुझे ये पता चल गया कि टू के बाद यार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, मुझे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है इसमें से। मेक इट इजी फॉर हिम, जो भी था उसकी एबिलिटी, उसने क्या कर दिया, मेक इट इजी, उसे इजी कर दिया, फॉर हिम टू स्केयर सस्पेक्ट, सस्पेक्ट को डराने के लिए, इनटू कन्फेसिंग, कि वो अपना जो जुर्म है उसको कन्फेस कर ले। ठीक है ना। देखो अब यहां पे स्टफ, सामान तो आएगा नहीं और कफ आएगा नहीं, है ना, कि टू कफ, भाई डिटेक्टिव्स एबिलिटी टू कफ, कफ करके कफ करना उसकी एबिलिटी थोड़ी नहीं होगी, कफ करना तो एक डिजीज है, तो ये दोनों नहीं होगा। ठीक है ना। ब्लफ और एनफ, एनफ मीन्स होता है अधिक, तो ये भी नहीं आएगा। ब्लफ का मतलब होता है झांसा देना, ब्लफ करना, ठीक है ना, ट्रिक करना, ट्रिक करना, तो उसकी एबिलिटी होती है डिटेक्टिव की, वो ट्रिक कर देता है, और जैसे सस्पेक्ट जो है ना सच बता देगा, तो आएगा ब्लफ, टू ब्लफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 पे आइए। बेलिजरेंट, है ना, बेलिजरेंट मीन्स होता है हमेशा लड़ाकू, जो लड़ता रहता है, हमेशा आपसे लड़ाई की सोचता रहेगा, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एंटागोनिस्ट, सिमिलर निकालना है। ठीक है ना। कोऑपरेटिव मीन्स तो होता है फ्रेंडली, साथ देने वाला। डिलाइटफुल मीन्स होता है खुशी, हैप्पीनेस। डैंडी, हाँ देखो डैंडी का ये अच्छा सा एक वर्ड आपको मिल गया। डैंडी का मतलब होता है जो बिना किसी कारणवश सजने संवरने में लगा रहता है ना, हमेशा जो सजने संवरने में लगा रहता है, जहां उसकी जरूरत भी नहीं है, तो हम डैंडी यूज करते हैं वर्ड, है ना। अनड्यूली, जहां पे जरूरत नहीं है, अनड्यूली, अनड्यूली, जब सजने संवरने का कोई कोशिश करे उसे कहते हैं डैंडी। ही वॉन्ट्स टू लुक एवरी टाइम डैंडी, है ना, हमेशा सजने संवरने का दिखाता रहता है, जहां पे जरूरत भी नहीं है वहां भी सज संवर के चला जाएगा। मान लो किसी उठावनी में जाना है, जब मृत्यु हो जाती है, वहां भी वो सज संवर के जाएगा, दैट्स कॉल्ड डैंडी, राइट। 106 पे आइए। इनडिस्क्रीट, ठीक है, देखिए देखो डिस्क्रीट का मीनिंग तो होता है जब आप कोई चीज लॉजिकली सोचते हैं, तो इनडिस्क्रीट का मीनिंग क्या हो जाएगा, जब आप इलॉजिकली सोच रहे हैं, लॉजिकल नहीं है, चीजों में आप केयर नहीं रख रहे हैं। डिस्क्रीट का मीनिंग होता है वैसे भी केयर, ठीक है ना, तो इनडिस्क्रीट का मीनिंग क्या हो जाएगा, जो केयरलेस है, सोच नहीं रहा चीजों को, ठीक है ना, तो केयरलेस। इनडिस्क्रीट मीन्स केयरलेस, ठीक है। एक्यूरेट, आपको पता है एक्यूरेट होना। चूजी, यह चूजी का मीनिंग होता है जब कोई अपने सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा चूजी होता है, कि ये नहीं पहनूंगा, ये नहीं खाऊंगा, जिसे हम कहते हैं हिंदी में नक चढ़ा, ठीक है ना। अच्छा, अटेंटिव का मीनिंग क्या होता है, जब आप बहुत शांति से ध्यानपूर्वक से कोई चीज कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं अटेंटिव, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आइए। ये क्या है, अपोजिट ढूंढना है हमें। इंसेंटिव, इंसेंटिव क्या होता है, जब कोई एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है, एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है, उसे हम कहते हैं इंसेंटिव। जब एक्स्ट्रा कोई पैसा दिया जाता है दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव, राइट। स्टिमुलस का मतलब होता है भड़काना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में हम जब स्टार्च खाते हैं, ठीक है ना, स्टार्च का मीनिंग होता है सकरा, ठीक है ना, सरकरा, तो सलाइवरी अमाइलेज इस पे एक्ट करता है और उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या कर देता है, रिएक्शन को जो अमाइलेज है, ये एंजाइम में क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप समझिए कि आप बहुत परेशानी में हैं, परेशानी में आए घर में शाम में, ठीक है, ऊपर से जो है ना आपकी वाइफ आपको सुनाने लगी, तो उसने क्या कर दिया, आपके गुस्से को और स्टिमुलेट कर दिया। तो स्टिमुलेट मतलब किस चीज को बढ़ा देना, ठीक है ना, समझ गए। अब ये अच्छे सेंस में भी यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंस में भी और नेगेटिव सेंस में भी, दोनों में स्टिमुलस का यूज होता है। इम्पेचुअस, ये देखो इम्पेचुअस, ठीक है, तो इम्पेचुअस का मीनिंग होता है आपका जब आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, दैट इज ऑल्सो इम्पेचुअस। इंटाइसमेंट का मीनिंग होता है टेम्पटेशन, जब आपको कोई ना घूस वगैरह देने के लिए ल्यूर करे, ल्यूर मतलब लुभावना, टेम्पटेशन देना, टेम्पटेशन मतलब होता है जैसे
हिंदी में टेम्पटेशन को कहेंगे हम लोग लुभावना, टेम्पटेशन, ठीक है ना। तो वो लुभावना, ल्यूर करना, इंटाइसमेंट कहते हैं। तो इंसेंटिव का उल्टा हो जाएगा हिंड्रेंस, मतलब रोकना। इंसेंटिव ज्यादा देना, बढ़ा के देना, हिंड्रेंस में रोकना, ठीक है। बेनेडिक्शन, तो कहीं भी आपको वर्ड बैने मिल जाए ना, इसका मीनिंग पॉजिटिव सेंस होता है। तो बेनेडिक्शन का मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना, अच्छी प्रे करना किसी के लिए, ठीक है ना। क्रिटिसिज्म क्या हो जाएगा, किसी के बारे में क्रिटिसाइज करना किसी को, है ना। इनवोकेशन, इनवोकेशन, इनवोकेट करना, भड़काना, इसका भी मीनिंग होता है। अप्रोवेशन, अप्रूव करना, ठीक है ना। बीटिट्यूड, ये अच्छा एक मीनिंग आपको मिल गया। बीटिट्यूड का मीनिंग क्या होता है देखिए, तो बीटिट्यूड भी है ना बेनेडिक्शन का सिनोनिम है। इसका मीनिंग भी होता है किसी को आशीर्वाद देना। तो उल्टा क्या हो गया हमारा, क्रिटिसिज्म, है ना, अपोजिट क्रिटिसिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, देखिए नेक्स्ट क्या है, टू गो ऑफ द एयर, है ना। जैसे ही ऑफ आ गया, गो ऑफ द एयर मतलब बंद होना, किसी चीज का प्रसार बंद होना। एयर में क्या होता है, आकाशवाणी वगैरह, तो बंद होना, ठीक है ना। टू रिमूव वेंटिलेटर, नो। टू ईट नो फूड। टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग, थर्ड, ठीक है। टू मेक अ फस अबाउट, फस मतलब होता है किसी चीज को उलझा देना, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, एन एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ अटेंशन और एक्टिविटी। एक्सेसिव जब किसी को आप दिखाने की कोशिश करें कोई चीज, तो फसी होने लग जाता है धीरे धीरे, मतलब बुरा लगने लग जाता है। दैट इज कॉल्ड टू मेक अ फस अबाउट। नेक्स्ट आइए 111 पे, क्या कहता है ये, आई शुड। देखो शुड है मोडाल, ठीक है। शुड के बाद जब भी कोई चीज आता है, कभी भी किसी भी मोडाल के बाद, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहां पे लिखा हुआ है हैज टू बी विद देम टुनाइट। आई शुड बी, मुझे आज रात उनके साथ होना चाहिए था, ठीक है ना। अब देखो तो इसमें लगेगा क्या, आई शुड बिन, कभी भी मोडाल के साथ डायरेक्ट बिन नहीं लगता। आई शुड बिन कभी नहीं हम बोल सकते, ठीक है ना, ये रॉन्ग है। हैज बिन और हैव बिन में से क्या आएगा, तो आई है तो हैज तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, हैव बिन। आई शुड हैव बिन विद देम टुनाइट, मुझे आज उन लोगों के साथ होना चाहिए था, मतलब मैं नहीं था आज, होना चाहिए था लेकिन नहीं था, ठीक है ना। देखो मोडाल जब भी आएगा तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, या शुड बी आएगा, ठीक है ना, या शुड हैव बिन आएगा, ठीक है ना। कभी भी बिन डायरेक्ट नहीं आता मोडाल के साथ, ध्यान रखना। तो हैव बिन आ गया आंसर आपका। नेक्स्ट आइए, ही मस्ट नॉट, अगेन मोडाल है, ही मस्ट नॉट लाइक दिस, ठीक है। अब यहां देखो, अब यहां पे हमारे पास मोडाल है। मोडाल में हम क्या लगाते हैं, देखो मोडाल का जो सिंपल मोडाल टेंस है उसमें तो मोडाल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। मोडाल के साथ आप बी लगा सकते हैं, है ना। तो बी, ही मस्ट नॉट बी लेफ्ट लाइक दिस, ठीक है ना, ये हो सकता है। अभी देखते हैं, बीइंग मोडाल के साथ कभी नहीं आता, कभी नहीं आता है। बिन जब भी आएगा, बिन भी डायरेक्ट नहीं आता, हैव बिन या हैज बिन के साथ आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, बी लेफ्ट, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब भी बी आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मोडाल का पैसिव वॉइस। ये सिंपल मोडाल का असर्टिव। देखो मोडाल का जो एक्टिव वॉइस होता है वो होता है मोडाल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। इसको जब आप चेंज करेंगे वॉइस में, तो इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा मोडाल बी वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है, इस बात को आप सीख लो अभी यहां पे, ये बिल्कुल भी आप मिस नहीं करना। ये इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, मैं आपको सिखा के लाता हूं, ध्यान से सुनो। देखो जब भी कभी मोडाल आए तो मोडाल के साथ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है, ठीक है। या फिर क्या आ सकता है, मोडाल के साथ मोडाल प्लस बी प्लस जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म आएगा तो आईएनजी आएगा, या मोडाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। मोडाल में इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। और जो एक्टिव पार्ट है मोडाल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वो तो आता ही आता है, ठीक है ना। तो चार हो गया, एक ये, 2 3 4। इसको ध्यान रखो, मोडाल पे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो रॉन्ग नहीं होगा, 99% गारंटी दे रहा हूं।
ठीक है। 1% यदि क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमाया, उतना आपके एग्जाम में संभव नहीं है घुमाना, तो कुछ हो सकता है, लेकिन 99% यही है कि यही आएगा मोडाल पे क्वेश्चन जब भी आएगा, ध्यान रखना इसका। चलो आगे बढ़ो, 113 पे आओ। फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, जब डिस्टर्बेंस से आप पूरी तरह से फ्री हो, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। देखो वायलेंट मतलब तो होता है जो गुस्से में आ जाता है, गुस्से वाला आदमी। एजिटेटेड, एजिटेटेड मतलब भी होता है गुस्साया हुआ। कियोटिक, कियोटिक मतलब होता है असमंजस की स्थिति, इधर उधर। तो ट्रैंक्विल का मीनिंग होता है शांत, ट्रैंक्विल का मीनिंग होता है शांत, पीसफुल, और वो फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस मीन्स ट्रैंक्विल, ठीक है ना। ट्रैंक्विलिटी की स्पेलिंग याद करके रखना, स्पेलिंग मिस्टेक में ट्रैंक्विलिटी की स्पेलिंग आती है, ठीक है। 114 पे आओ। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स फास्टन इन अ रिंग यूज्ड फॉर लेइंग ऑन अ ग्रेव। जब ग्रेव पे किसी का जो होता है, जहां पे ग्रेव का मतलब कब्र है ना, उस पे जब हम फूल का ऐसे रिंग चढ़ाते हैं ना, व्हाट इज दैट फ्लावर्स आर कॉल्ड, तो उसे हम कहते हैं ब्रायर, ब्रायर, ठीक है ना। ये देखा होगा आपने टीवी में भी, इन सब में फूलों का एक गोल सा वो चढ़ाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रायल, ठीक है ना। रथ, रथ मीन्स होता है बहुत डरावना, रथ है वो बहुत गंभीर स्थिति, या कोई जैसे मान लो किसी गांव में बहुत भूकंप आ गया, लोग मर गए सारे, तो दैट इज कॉल्ड रथ हैवॉक, उन पे बहुत ज्यादा मुसीबत आ गिरा, ठीक है ना। तो ये रथ एग्जाम में आता रहता है। ये प्रिकल, प्रिकल देख लो, आपने प्रिकल सुना होगा, यदि ध्यान से आपने कभी पाउडर वगैरह का, नाइसिल पाउडर का ऐड देखा होगा, प्रिकली कहते हैं, प्रिकली। प्रिकल मीन्स होता है चुभने वाला, चुभने वाला, कांटा, थॉर्न, ठीक है। ये आता है। स्प्लिंट तो होता है दौड़ना, स्प्लिंट। इस पे आओ 115 पे। पजेस की स्पेलिंग क्या होती है? देखो POSSESSES लगेगा, पजेसेस, तो ये होगा। वही जब भी डबल एस आता है लास्ट में तो ES लगता है उसका प्लूरल बनाने के लिए, तो पजेसेस ये होगा। मरमरिंग, मरमरिंग देखो हमेशा मैंने क्या कहा, स्पेलिंग को ढक लो, पहले खुद से लिखो मरमरिंग, MURING, मरमरिंग मीन्स फुसफुसाना। सो फर्स्ट इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट आइए, क्या कहता है? अच्छा, ये PQRS है, सेंटेंस अरेंजमेंट। देयर वॉज नो नीड टू। अब जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा, देयर वॉज नो नीड टू, तो मुझे पता है नीड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, कहां पे? देखो सेट टू एनीथिंग, तो सेट है X, इसका मतलब X पहले आएगा। देखो X वाला कौन सा है? एक ही है, बस कुछ नहीं करना, उसके बाद तो काम ही बन गया। तो हमेशा PQRS में आप ये मत समझो कि पूरा सेंटेंस ऐड करना है, पहले देख लो यार इसके बाद क्या आ सकता है। X आएगा, X एक ही में, फटाक से लगा दिया। देयर वॉज नो नीड टू सेट, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है टू के बाद। देखिए आप कुछ कुछ चीज PQRS में ध्यान से देंगे, जो मैंने आपको PQRS में लेसन्स में करवाए हुए हैं पेन ड्राइव में। तो PQRS फ्री के नंबर हैं, PQRS, पैसेज, ये सब फ्री के नंबर हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में यदि कोई जो है ना 40 से कम, 35 से कम नंबर लेके आता है, तो समझो कि यार ये बहुत बेवकूफ़ी है। ये तो इंग्लिश में 35 से नीचे तो किसी का नंबर आएगा ही नहीं, यदि थोड़ा सा ध्यान दे दे तो। ध्यान क्या देना है भाई? एक देखो आपका 50% होता है पेपर, सॉरी 50 क्वेश्चंस का, तो 50 क्वेश्चन में से 50% वर्ड बेस्ड होता है, ठीक है ना। उसमें से 5 क्वेश्चन पैसेज हो गया, 10% ग्रामर बेस्ड होता है, ठीक है। तो वर्ड्स वगैरह आप थोड़ा ध्यान रखो और ग्रामर ध्यान रखो, ठीक है, तो आराम से सिलेक्शन होगा भाई। 40 मार्क्स कहीं नहीं गए इंग्लिश में, आएगा आएगा, ठीक है। वो भी थोड़ी सी मेहनत से। आपका पेपर का लेवल वैसा नहीं आता जैसे CGL वगैरह का आता है, इन सब का। और कोशिश भी जैसे देखो, जैसे बहुत से स्टूडेंट पिछली बार क्या हुआ 2019 में मुझे बोले कि सर हम लोग तो CPO CGL का पेपर करके गए थे, हमारा नहीं आया। भैया देखिए कई बार क्या होता है, मैं आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की बात नहीं कह रहा हूँ, अच्छी बात है आप अच्छी चीज, ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस करो, लेकिन क्या होता है जब कभी आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पढ़ने लग जाते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ें आप मिस कर देते हो। और आप एग्जाम एनालाइज करके देख लो,
CSF LDC का या किसी भी LDC एग्जाम का आप जब देखोगे, एनालाइज करोगे पेपर, कभी भी पेपर ऐसे छोटे छोटे चीजें पूछता है जिसको आप सोचते हो यार ये तो आ ही नहीं सकता था, इतना इजी चीज आ गया क्या ये, ठीक है। हमेशा वही ट्रिक कर जाता है आपके साथ वो LDC के एग्जाम में। तो यही ध्यान रखना है कि यार आप छोटी छोटी चीज़ों को मिस तो नहीं करो, बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ रहे हो, पता चला वो आपके एग्जाम में आ ही नहीं रहा, आप लगाने लग गए CGL का टेस्ट पेपर, फंस गए आप, ठीक है। तो पहले आप अपने डिपार्टमेंटल टाइप का कर लो, फिर उससे ज़्यादा आपको करना है तो आप स्टेप वाइज चलो। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते तो पहले फर्स्ट स्टेप चढ़ते ना, अचानक से टॉप पे तो नहीं चले जाते। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को पहले पढ़ना चाहिए, वो उस पर अपनी पकड़ बनानी चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों में फंस जाओगे और जहां से आपका पेपर आता है वो आपका अधूरा रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। दिस आइडिया हाउएवर स्टार्टलिंग इट मे एक्ट। तो क्वेश्चन है दिस आइडिया हाउएवर स्टार्टलिंग इट, स्टार्टलिंग मीन्स पजल हो जाना, सरप्राइज हो जाना। दिस आइडिया हाउएवर स्टार्टलिंग इट मे एट, इट मे एट। अब देखो यहां भी कॉमा लगा हुआ है और यहां भी कॉमा लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस का फिर से अगेन मैं क्या कहता हूं कि ये मेन पार्ट नहीं है। दिस आइडिया, इसके बाद क्या आना चाहिए, दिस आइडिया फर्स्ट अपीयर इन इज दिस आइडिया। अच्छा यहां कॉमा नहीं था, ये कॉमा यहां है, देखो ये देखो यहां एक कॉमा, ठीक है, यहां कॉमा नहीं था। दिस आइडिया हाउएवर स्टार्टलिंग इट मे एट फर्स्ट, एट बिफोर एट नाउ। कभी एट नाउ एट बिफोर तो होता नहीं है, एट फर्स्ट ही होता है, आपने हमेशा यही सुना एट फर्स्ट। तो इसका मतलब एक्स पहले आएगा, देखो एक्स कहां पे है, सेकंड में है, बस काम बन गया आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ही मेल्ड हिज एप्लीकेशन, सिंपल पास्ट है ही, क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ही मेल्ड हिज एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, न्यू जॉब। तो क्या आएगा, सबसे पहले आप लोगे ऑब्जेक्ट, तो जो कि है वो एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन, ही इज, ही वॉज, तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है ना दोनों। तो अब बचा इन दोनों में से द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब, द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब वॉज आएगा, एप्लीकेशन सिंगुलर है, वॉज तो न्यू जॉब इज है, यहां पे देखो ये मतलब पैसिव एक्टिव नहीं भी आता, एक्टिव पैसिव समझो तो भी हमें इससे पता चल जाएगा कि यार ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट कैसे आ गया, तो सेकंड ही होगा। और वैसे भी सिंपल पास्ट का हम कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट फिर लगाते हैं वॉज या वर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म मेल्ड बाय हिम, ठीक है, सेकंड इज द आंसर। थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान रखेंगे तो मान लो कहीं एक्टिव पैसिव यदि किसी को नहीं आ रहा तो भी वो चीज़ों को ऐसे कर सकता है कि हमें ये नहीं हो सकता, प्रेजेंट है तो पास्ट में चल रहा था सेंटेंस, प्रेजेंट कहाँ से आ गया, तो चीज़ों को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में आप थोड़ा सा ध्यान दोगे 35 से 40 आराम से ला सकते हो। इस पहले तो इस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर बिल्ड कर लो कि मैं दिमाग लगा कितना तो ले ही आऊँगा, ठीक है ना। चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आओ। ओह, यहां पे लगा हुआ है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट डर्टी चाइल्ड सेड माय आंट, ठीक है। चलिए तो जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं तो ओह इन सबको कैसे करते हैं, माय आंट एक्सक्लेम्ड डिसगस्टिंगली, हाँ डिसगस्टेडली, तो ठीक है डिसगस्टेडली, ठीक है डिसगस्ट आता है ओ के लिए, तो ये सब में है क्या, देखो तो हाँ सब में है, तो यहां तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद यहां पे कनेक्टर होता है दैट, यहां पे व्हाट आ गया देखो, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, और फोर्थ भी रॉन्ग है। अब इन दोनों में आओ, दैट यहां दोनों में लगा हुआ है, फिर क्या आएगा, द चाइल्ड इज वेरी डर्टी, द चाइल्ड इज वेरी डर्टी, ठीक है, और यहां पे द चाइल्ड वॉज वेरी डर्टी। अब एक बात सुनिए, व्हाट डर्टी चाइल्ड सेड, यानी पास्ट की बात है, तो जब ये पास्ट टेंस है तो पास्ट में रहना चाहिए था। ये देखो यहां देखो ये इज कहां से आ गया, ठीक है, ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, तो थर्ड आपका आंसर होगा, है ना। ही माय आंट एक्सक्लेम्ड डिसगस्टेडली दैट द चाइल्ड वॉज, व्हाट चेंज हो जाता है वेरी में, द चाइल्ड वॉज वेरी डर्टी, है ना।
सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना यहाँ पे, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब आप नरेशन चेंज करते हो तो किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट आना चाहिए था, तो आया यहाँ पे वॉज, इस वाले में इज था इसलिए मैंने इसको काट दिया, तो थर्ड इज द आंसर, राइट। चलिए आगे देखिए, इसके बाद हमारे पास ये है पैसेज। तो पैसेज के लिए पहले मैंने आपको सिखाया है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लो कि वो क्या कह रहा है। व्हाट इज इंस्पायरेशन फॉर इवोल्यूशन, ओके। फिर कहता है सब सहारा अफ्रीका हैज लॉस्ट हाउ मेनी ब्लैक रिच नो जेनेटिक राइनो genetic lineage in 200 years, okay, genetically unique black rhinos has been lost in all following country except। देखो क्वेश्चन ये पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को याद कर रहे हो, बस एक बार माइंड में पढ़ लो ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये मुझे ढूंढना है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मीनिंग ढूंढना है, ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे और इन क्वेश्चन पहले हम इसको रीड कर लेते हैं एक बार पैसेज को। ए पैसेज इज गिवन विद यहां तक तो क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, यहां से पैसेज है। जेनेटिक वेरिएशन इज कॉर्नर स्टोन ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का कॉर्नर स्टोन जेनेटिक इवोल्यूशन है, ठीक है भाई। विदाउट विच देयर हैज नो नेचुरल सिलेक्शन, इसके बिना नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता। एंड सो अ लो जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीज द एबिलिटी, ये पूछा गया था, डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ स्पीसीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। explains lead author Yossen Modley, professor at the Department of Zoology, University of Venda in South Africa. 2 centuries ago, the black rhino, देखो ये आ गया, यही पूछा था black rhino के बारे में, which roamed much of sub-Sahara Africa, had 64 different genetic lineage. But today only 20 of these genetic lineage remain, says the paper. The species is now restricted to 5 countries: South Africa, Namibia, Kenya और Zimbabwe and Tanzania. Genetically unique population that once existed in Nigeria, Cameroon, Chad, Eritrea, Ethiopia, Somalia, Mozambique, Malawi and Angola have disappeared. यहाँ से वो disappeared हो गए. The origin of the genetic erosion coincided with colonial rule of Africa and the popularity of big game hunting from the second half of the 20th century. However, poaching for horn has dramatically depleted, कम हुआ है, depleted their population कम कर दिया रिनो का, and genetic diversity especially in केनिया एंड तंजानिया। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, है ना। तो इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या था, हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था, जेनेटिक वेरिएशन, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आइए, सब सहारा अफ्रीका हैज लॉस्ट हाउ मेनी ब्लैक राइनो जेनेटिक लिनिएज इन 200 ईयर्स, कितने को लॉस कर चुका है, तो टोटल जो था क्या था 64 है, 24 बचा है, तो कितना लॉस हो गया 20 लॉस हो गया ना, 44 बचा, 44। यहाँ देखो ये यहाँ पे कह रहा था ना, ये यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्लियर, 20 ऑफ दिस लीनियर्स बचा हुआ है आउट ऑफ 64, यहीं पे लिखा हुआ था कहीं 64 आउट ऑफ 64, तो 44 जो है ना अपने पास अभी है, ओके। नाउ इस पे आओ, जेनेटिकली यूनिक ब्लैक रिनो हैज बीन लॉस्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट कहाँ कहाँ, तो एक्सेप्ट उसने दिया था जहां भी बचा हुआ है वो था, यहां देखिए restricted to 5 countries: South Africa, Namibia, Kenya, Zambia, Tanzania. Genetic population that once existed in Nigeria, Cameroon, Chad, इतना इथोपिया, इतना सोमालिया, मोजाम्बिक एंड अंगोला हैव डिसअपियर्ड। ये तो डिसअपियर्ड हो गए हैं, तो बच्चे कहाँ कहाँ के हैं, ये क्वेश्चन क्या पूछा है। जेनेटिकली यूनिक ब्लैक रिनो हैज बीन लॉस्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट कहाँ से, जहाँ से ये नहीं निकले हैं, तो चैड से तो दिखा रहा है डिसअपियर हो गया। ड्रामेटिकली इट इज डिप्लीटेड देयर पॉपुलेशन स्पेशली इन केनिया एंड तंजानिया से चले गए। बच्चे कहाँ पे हैं, द स्पीसीज नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू साउथ अफ्रीका, नाम्बिया, केनिया, जाम्बिया, तंजानिया
तंजानिया लगा दो, तंजानिया में क्या रहा बच रहा है अभी, नाम क्या तंबिया तंजानिया है ना, ठीक है तंजानिया लगाओ, चैट मत लगाओ, चैट में तो डिसअपियर बता रहा है, मैंने गलती से चैट लगा दिया था जब आपको आंसर की दिया था शायद, ठीक है। 124 पे आओ। फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी व्हाट हैज कॉज्ड अ ड्रामेटिक फॉल इन ब्लैक रिनो पॉपुलेशन। तो जो ब्लैक रिनो कम हुआ है सबसे ज्यादा वो दिया हुआ था पोचिंग, है ना, किलिंग की वजह से, जो जानवरों को किल कर देते हैं, पकड़ लेते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू, जेनेटिक डाइवर्सिटी किसके पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में है, तो स्पेसिस पॉपुलेशन नहीं। द एबिलिटी टू ऑफ स्पीसीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस ये दिया हुआ था, तो सेकंड इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे आइए, क्या लिखा हुआ है, द सीईओ ओनली डिस्कस्ड द न्यू वेंचर विद हिज मैनेजर। देखो जो ओनली है यहां पे, ओनली यहां पे डिस्कस के पीछे लगा हुआ है, ठीक है। देखिए ओनली जो है ना, ये जो एडवर्ब है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा होता है हम उसके पीछे लगाते हैं। तो द सीईओ डिस्कस्ड ओनली द न्यू वेंचर, ओनली न्यू वेंचर को उसने डिस्कस किया, खाली डिस्कस नहीं, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, ओनली डिस्कस, उसने खाली डिस्कस किया, जबकि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि वो उसने डिस्कस किया ओनली द न्यू वेंचर, तो ओनली द न्यू वेंचर आना चाहिए, फर्स्ट में आंसर है, ओनली को डिस्कस के बाद लगाओ। 127 पे आओ, देखो इफ शी वॉज मैरिंग मिस्टर गुप्ता, ठीक है। अब यहीं पे ये मुझे मिल गया कि यार इफ कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको सिखाया हुआ है वॉज कब भी नहीं आता, सिंगुलर हो प्लुरल हो हमेशा क्या आता है, वर आता है, तो यही रॉन्ग था यहां पे। नेक्स्ट आइए 128 पे, अंकिता इज डिस्गस्टेड डैश द हैबिट ऑफ हर ब्रदर। तो डिस्गस्टेड एट, डिस्गस्टेड के साथ हमेशा एट लगता है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, देखिए कुछ फिक्स वर्ब हैं उनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं, वो फिक्स वर्ब वाले प्रीपोजिशन आपको याद होने चाहिए। आपके पेन ड्राइव में वो सारे फिक्स वर्ब और उसके साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं वो मैंने करवा रखा है, जैसे डाइड विद, डाइड ऑफ क्या होता है, सॉरी डाइड फ्रॉम और डाइड ऑफ क्या होता है ना, हमेशा ये आता रहा है। इन, है ना, डिस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ में क्या होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। फिक्स जितने भी वर्ब हैं जो मेनली आप एग्जाम्स में आते हैं उनके साथ एक फिक्स, हर वर्ब के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, वो सारे आपको दिया हुआ है, वो याद रखो, या कहीं से भी आपको किसी बुक में भी मिलता है तो आप फिक्स वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन वर्ब के साथ, वो आप याद करो, है ना। डिस्गस्ट एट होता है, ठीक है। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन वी वर डैश फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कॉकपिट ऑफ द प्लेन। सिक्योरिटी रीजन की वजह से क्या हुआ होगा, प्लेन में जाने से रोक दिया गया होगा, है ना। डिनाई मतलब होता है मना कर देना, किसी चीज आपको दिया जा रहा है आपने मना कर दिया। रिजेक्टेड भी ऑफर को क्या आता है, वार्न नहीं किया, स्टॉप्ड, रोक दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए 131 पे, डू नॉट लाफ डैश अदर मिस्टेक। तो डू नॉट लाफ एट होता है, सरप्राइज एट होता है, ग्लैंस्ड एट होता है, ठीक है ना। ही कुड नॉट कोप, ही कुड नॉट कोप, देखो हमेशा कोप के साथ हम लोग की क्या रहती है मेंटालिटी की कोप अप विद होता है ना, लेकिन कोप के साथ कभी भी अप नहीं लगाते, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन जनरली बोलने में कॉलिक्वल इंग्लिश में क्या होता है, हम लोग अप बोल जाते हैं, है ना, कोप अप विद, आई कैन नॉट कोप अप विद यू, रॉन्ग, आई कैन नॉट कोप विद यू, कोप के साथ ओनली विद लगता है, ठीक है, तो विद लगाओ। नेक्स्ट आ जाओ 132 पे, क्या कहता है, द गार्बेज हैज बिन डिस्पोज्ड, है ना, फेंक दिया गया होगा, डिस्पोज्ड के साथ ऑफ लगता है, ओ एफ ऑफ, ये वाला ऑफ मत लगा देना, इस ऑफ का मतलब होता है टूट के कहीं से गिरना। ओ डबल एफ ऑफ वाला ये जो ऑफ है इसका या तो मीनिंग होता है क्लोज कर देना, बंद कर देना, स्विच्ड ऑफ, या फिर जब कोई चीज कहीं से टूट के गिर रहा होता है, जैसे पत्तियां पेड़ से टूट के गिर गई तो हम लिखते हैं ऑफ, फॉल ऑफ, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा सिंगल ऑफ, डिस्पोज के साथ ओ एफ ऑफ लगता है। नेक्स्ट ऑफ 133 पे, शी डैश कॉलेज लेट दैट डे, वो उस दिन कॉलेज देर पहुंची, दैट डे, है ना। इस दैट डे से मुझे पता चल गया
कि यार ये तो पास्ट टेंस है, ठीक है ना, सिंपल पास्ट में दैट डे का यूज होता है। सी वॉज रीचिंग तो गलत है ना, वो जा रही थी उस दिन, लेट जा रही थी, ये तो सरासर गलत है। रीचिंग अकेला आएगा नहीं। इज रीच, सी इज रीच्ड, उसको पहुंचाया गया कॉलेज लेट दैट डे। नो, सी रीच्ड कॉलेज लेट दैट डे। सिंपल पास्ट है, दैट डे से याद रखो। देखो कुछ हमेशा कुछ वर्ड होते हैं जो आपको बता देते हैं कि ये टेंस कैसा है, सिंपल पास्ट ये पास्ट में है या नहीं है ना। तो ये दैट डे, अगो, लॉन्ग अगो, ये सब जो रहे जब भी, यूजुअली, सेल्डम, तो ये हमें ये बताते हैं कि ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। 135 पे आओ। द सन डैश ब्राइटली। अब देखो ये तो मैं साइनिंग लगाऊंगा तो इज आएगा, द सन इज साइनिंग, तो ये गलत है, इज साइन अकेला आएगा नहीं, है ना। और द सन साइन तो ऐसा आना चाहिए, साइंस ब्राइटली, तो ये भी नहीं आएगा। द सन सोन ब्राइटली, ब्राइटली चमका था, अभी अस्त हो गया, ठीक है ना, तो शोन आएगा। नेक्स्ट आओ, देखो 135 पे आओ। ये क्या पूछ रहा है हमसे, सिमिलर वर्ड, एक्सॉर्बिटेंट। देखिए एक्सॉर्बिटेंट का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, तो इसका क्लियर, डल तो कम, रेयर भी, डल मतलब जो कम चमकता है, रेयर मतलब बहुत कम, तो इसका मीनिंग हो जाएगा हाई। जियोपार्डी, जियोपार्डी का मीनिंग होता है जब कोई चीज एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन के होता है, एक्सटिंक्शन खत्म होने के, रिस्क के कगार पे, तो रिस्क ही दिख रहा है हमें यहाँ पे, रिस्क लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट आओ 137, अपोजिट मीनिंग हमें लगाना है, चरलिस। चरलिस का मतलब होता है जो बहाने बना लगता है, अनकाइंड होता है, तो यहां आ जाएगा कर्टियस, अपोजिट। फ्लेगमेटिक, फ्लेगमेटिक का मीनिंग होता है जब आप किसी भी चीज पे काम या कूल रहते हैं, आप कोई प्रतिक्रिया आपने नहीं दिखाते, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, जब काम नहीं रहते, झगड़ालू, अर्डेंट, है ना, उत्साहित, नो पीस। वैसे अर्डेंट का एक पॉजिटिव मीनिंग भी है, जैसे ही इज एन अर्डेंट लिसनर ऑफ एफएम, एफएम का बहुत ही वो चहिता लिसनर है, ठीक है ना, अर्डेंट, इसके लिए भी यूज करते हैं। मैं अर्डेंट फैन हूं, मान लो मैं ये कहता हूं कि मैं अर्डेंट फैन हूं अनुपम खेर का, तो अर्डेंट इसके सेंस में भी यूज होता है। इनडिफरेंट, जब आपको ना उसे प्रॉफिट ना लॉस, किसी चीज का आप किसी भी तरह से उसे पार्शियली नहीं कर रहे हैं चीजों को, इनडिफरेंट। प्रोहिबिट, रोकना। मर्सीलेस, काइंडलेस। नेक्स्ट आ जाओ 139, ईडियम है, डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्यूब का मीनिंग होता है, स्क्यूब का मीनिंग होता है फेल हो जाना, तो कंप्लीट फेल्योर। राइज लाइक अ फोनिक्स, ये तो बहुत बार आया है, राइज लाइक द फोनिक्स मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाना, ओवरनाइट सक्सेस मिल जाना, टू बिकम सक्सेसफुल अगेन, राइज लाइक अ फोनिक्स। ये एक्चुअली फोनिक्स एक कमांडर था, ठीक है ना, तो ये कमांडर क्या हुआ, हार गया, ठीक है ना, ये किसी किंगडम पे अटैक किया इसने, ये हार गया, फिर हार गया, लेकिन दूसरी नेक्स्ट टाइम जब इसने अटैक किया, इतने तेजी से किया और इतना रणनीति से जीत गया, तभी से आ गया कि राइज लाइक अ फोनिक्स, कि वो बहुत बार गिरा लेकिन फिर उठ के खड़ा हो गया, तो टू बिकम सक्सेसफुल अगेन। नेक्स्ट आइए 141, द मोबाइल फोन हैव मेड डिजिटल कैमरा ए लिटिल सुपरफ्लुअस इन टूडेज वर्ल्ड, है ना। सुपरफ्लुअस मतलब होता है जब एक्स्ट्रा यूज कर लेते हैं हम कोई चीज, वर्ड सुपरफ्लुअस मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा कम बैक, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, तो भाई ये रिटर्न का भी मीनिंग होता है पीछे लौटना, बैक का भी, तो ये दोनों क्या हुआ, आपने रिटर्न के साथ आगे बैक यूज कर लिया, तो ये सुपरफ्लुअस हो गया, है ना, एक्स्ट्रा हो गया। तो यहां पे क्या आएगा कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो ये फोन, द मोबाइल फोन हैव मेड डिजिटल कैमरा जो है ना, जो पहले यूज होते थे, उसका अब कोई यूज नहीं रहा, बेकार हो गए, ऑब्सोलीट हो गए, पुराने हो गए। ऑब्सोलीट मतलब होता है जो पुराने हो गए, और जो पुराने हो गए, ओल्ड हो गए, और जिनका अब यूज नहीं है, उसे हम कहते हैं ऑब्सोलीट हो जाना, ठीक है ना। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाना। रिडंडेंट मतलब होता है एक्स्ट्रा यूज, जैसे आप मान लो एक ही वर्ड को बार बार रोज एक ही वर्ड याद कर रहे हो, तो क्या कह रहे हो आप, रिडंडेंट जा रहा है आपका वर्क, मेहनत, मतलब बार बार एक ही चीज में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, रिडंडेंट। इफ यू विल अप्रोच हर सिंसियरली, सी विल लिसन टू योर प्रॉब्लम डेफिनेटली, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे हम लोग, कभी भी कंडीशनल सेंटेंस में, मैंने आपको सिखाया हुआ है, आपने पेनड्राइव में कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा, तो वहां पे मैंने बताया था कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी कंडीशनल क्लॉज में विल, शैल, वुड, कुड, इसका यूज नहीं होता। इफ यू अप्रोच हर सिंसियरली तो फर्स्ट आ जाएगा। चलिए
नेक्स्ट आइए 143 पे, दैट विच इज अवे फ्रॉम सेंटर, हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो सेंटर से दूर हो। देखो इसमें इलिप्सिस का मीनिंग होता है जब दो सेंटर, इलिप्सिस एक दूसरे को ढकना, इलिप्सिस कहते हैं उसको। जैसे इसको ढक दिया एक ने, सन ने सूरज ने चंद्रमा को ढक दिया, इलिप्सिस है ना। इलेक्ट्रिक, इक्वाइन मतलब होता है जो इक्वाइन जो है वो हॉर्स को कहते हैं, मॉडर्न हॉर्स को इक्वस कहते हैं। तो इक्वाइन मतलब घोड़े जैसा, तो ये भी नहीं होगा, इक्वाइन का मतलब होता है घोड़े जैसा, ठीक है ना। एक्सेंट्रिक इसका जो है होगा, एक्सेंट्रिक मतलब होता है सेंटर से बाहर, आउट ऑफ सेंटर, और ये पूछ ही वही रहा है ना। वन हु वैल्यू, क्या लिखा हुआ ये, थोड़ा जूम करो, वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकलिटी, ओके प्रैक्टिकलिटी लिखा हुआ है। वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकलिटी, जो प्रैक्टिकल चीजों पे जाता है, जो रियलिस्टिक है ना, उसे हम कहते हैं एपोथेसिस, जो रियल चीजों पे जाता है, ठीक है ना। वन हु वैल्यू प्रैक्टिकलिटी, की प्रैक्टिकल चीजें हैं या नहीं है, आप ऐसे ही बोल रहे हो। नाउ 145 पे आओ, ये इसमें हमें ढूंढना है कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। तो प्लेंटिफ गलत है, प्लेंटिफ होता है पोटैटोज, पोटेशियम। एक्चुअली इसमें हमें ढूंढना है जो रॉन्गली एक्सप्लेन, इसमें जो रॉन्ग है, रॉन्ग हमें ढूंढना है, ठीक है ना। तो प्लेंटिफ क्योंकि ठीक है, ये डबल एफ, पोटेशियम भी ठीक है, पोटैटो से भी ठीक है, ये पेडेस्ट्रियन गलत। अच्छा हाँ, पेडेस्ट्रियन की स्पेलिंग देखो क्या होता है, PEDES, पेडेस्ट्रियन, TRIN होता है, पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 146। तो 146 में हमें ढूंढना है फैबुलस, गॉर्जियस, हेट्रोजीनियस, ये तो सही है, हेट्रोजीनियस भी ठीक है। इनॉक्वस गलत है, देखो ये IO, बीच में एक N है, तो जब भी दो वॉवेल होता है तो बीच वाला जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है, तो I-double-N होना चाहिए, तो ये फोर्थ। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट PQRS है अपना, इसको करते हैं। चलिए तो 147 है PQRS। P क्या कहता है इसमें, अ सेंसिटिव माइंड इजिली एब्जॉर्ब्स द वाइब्रेशन इमिटेटिंग फ्रॉम द थॉट ऑफ द पीपल इट एसोसिएटेड विथ। तो ये एक सेंटेंस, ठीक है। वी ऑफन से दैट ए पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो ये इंडिपेंडेंट अपने आप में एक सेंटेंस मिल गया हमें, कोई डिपेंडेंट सेंटेंस नहीं मिला अभी तक। द वायलेंस कैन बी मेड काम बाय एक्सूडिंग, मतलब निकाल देना, थॉट ऑफ लव एंड कंपैशन। कह रहे द वायलेंस कैन बी मेड काम, वायलेंस को शांत किया जा सकता है बाय एक्सूडिंग थॉट ऑफ लव एंड कंपैशन, यदि लव एंड कंपैशन रहे तो, ठीक है। फिर है visits the holy place are considered good because the good thought of the holy people gathered there and ensuing vibration of definitely affect one's positive fashion, okay। तो इसमें देखो, इस सेंसिटिव माइंड, यदि हम P से स्टार्ट करेंगे तो सेंसिटिव माइंड इजिली एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन इट एसोसिएटेड विद। उसके बाद P, देखो P से एक ही है और Q उसके बाद आना चाहिए, वी ऑफन से, तो इन दोनों का कोई कनेक्शन बन नहीं रहा है, ठीक है ना। तो Q से करेंगे, Q से यदि हम करते हैं तो Q के बाद R आ सकता है क्या, वी ऑफन से दैट अ पर्सन इज सो नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, द वायलेंस कैन बी मेड काम बाय एक्सूडिंग थॉट ऑफ लव एंड कंपैशन। तो ये बन नहीं रहा, ठीक है। R को पहले ले लेते हैं, द वायलेंस कैन बी मेड काम एंड एक्सूडिंग द थॉट ऑफ लव एंड कंपैशन, ठीक है। अब इसके बाद P ले लो, अ सेंसिटिव माइंड इजिली एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन, नहीं P नहीं, Q लो, इसके बाद Q लो। वी ऑफन से दैट अ पर्सन, हाँ R के बाद Q आ जाएगा,
क्यू के बाद जो है पी आ जाएगा, ठीक है, और पी के बाद आ जाएगा लास्ट में कि विजिट द होली प्लेस पे हम क्यों विजिट करते हैं। ये बाद में हमें ये रीजन बता दिया इसने, है ना, रीजन इसने बता दिया, तो रीजन है ना, ये एस बाद में आएगा, तो एस किस में बाद में, इसमें ये रहा, और आर इसमें स्टार्ट में, तो फर्स्ट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आइए 148 में। इसमें क्या कहता है, एपिस्टेमोलॉजिकली idealists such as Kant might insisted that only thing which can be directly known for certain are ideas. Okay, ठीक है। The approach to idealism by Western philosopher has been different to that of the Eastern. दोनों का अलग अलग है, ठीक है भाई। तो तब तो इसका मतलब यही पहले आना चाहिए, द अप्रोच टू द आइडियलिज्म, क्योंकि यहां भी देखो आइडियलिज्म की बात किया है, ये इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। इन मच वेस्टर्न थॉट, तो ये वेस्टर्न थॉट देखो बाद में आ रहा है, इसका मतलब क्यों पहले आएगा, क्यों किस में है पहले, देखो एक ही में है, बहुत चलो काम बन गया। देखो इसने जो है फिलॉसफी की बात की, उसमें क्यों पहले आएगा, ठीक है ना, उसके बाद जो है क्यू के बाद पी नहीं, क्यू के बाद आर आना चाहिए, ठीक है। वैसे क्यू हमें एक कनेक्टिंग लिंक बन गया कि ये सब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस का, और वो एक ही था, तो मैंने आंख बंद करके लगा दिया। यदि क्यू दो जगह होता तो फिर मैं दोनों क्यू का जो है नेक्स्ट वाला पढ़ता कि क्यू के बाद क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है पैसिव, कर्नाटका ग्रोज कॉफी, कर्नाटका ग्रोज कॉफी, ठीक है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, कॉफी इज ग्रोन, है ना, ठीक है। तो कॉफी इज ग्रोन किसमें है, कॉफी इज बीइंग नहीं, कॉफी इज ग्रोन होगा। यदि ये कॉन्टिन्यूअस में होता तब इज बीइंग लगता, है ना। कॉफी इज ग्रोन इन कर्नाटका, कॉफी इज ग्रोन इन कर्नाटका। 150 पे आओ, क्या कहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ओके। गोपाल्स मदर रिमाइंडेड हिम टू टेक हिज वॉलेट। अच्छा, ये हमें इसने इनडायरेक्ट दे दिया, डायरेक्ट बनाना है, ओके। देखो तो गोपाल्स मदर रिमाइंडेड हिम टू टेक हिज वॉलेट, इनडायरेक्ट डायरेक्ट है। आर यू गोइंग टू टेक योर वॉलेट आर नॉट, सेड द गोपाल टू हिज मदर, गोपाल टू हिज मदर नहीं, रॉन्ग है तो। डोंट फॉरगेट टू टेक योर वॉलेट गोपाल सेड हिज मदर, मदर ने कहा था, ये हो सकता है, आगे देखते हैं। गोपाल मदर सेड रिमेंबर योर वॉलेट, रिमेंबर योर वॉलेट गोपाल नहीं, गोपाल मदर सेड होना चाहिए ना, गोपाल मदर रिमाइंडेड हिम टू टेक, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा, इंटेरोगेटिव में है नहीं ये सेंटेंस। हियर इज योर, हियर की तो बात ही नहीं हो रही है, नहीं होगा। अब इन दोनों में से अच्छा सेकंड ही बचा फिर तो, डोंट फॉरगेट टू टेक योर वॉलेट गोपाल सेड हिज मदर। अब देखो इसका बनाओ, गोपाल मदर रिमाइंडेड हिम टू टेक हिज वॉलेट, ठीक है, सेकंड इज द आंसर। तो ये हमने टेस्ट नंबर 6 का आंसर किया। अब आप इसमें देखो कि आप कितने मार्क्स ले पाए, कहाँ रॉन्ग हुआ, जो चीजें रॉन्ग हुई उसको आज ही सीखो, है ना, उसको कल पे मत थोपना, उतना टाइम भी नहीं है अभी आपके पास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।